हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग जुड़ जाइए और आज के वीडियो में हम देखेंगे सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो टेट, सीटेट और या स्टेट के परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मतलब पहला टॉपिक है रूब्रिक आकलन। तो देखते हैं रूब्रिक आकलन क्या होता है। यह एक संरचित आकलन है जिसके मानक पहले से ही तैयार हो। मतलब रूब्रिक आकलन जो है वो संरचित आकलन है, इसके मानक पहले से ही तैयार होते हैं तथा छात्र का आकलन बनाए गए मानकों के अनुसार ही होता है। रूब्रिक एक मूल्यांकन उपकरण है जो किसी भी तरह के छात्र के सभी घटकों में उपलब्ध मानदंडों को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। लिखित से लेकर मौखिक और दृश्य तक ये सभी रूब्रिक आकलन के अंतर्गत आते हैं। इसका उपयोग असाइनमेंट, कक्षा में भागीदारी और समग्र ग्रेड को चिन्हित करने के लिए किया जा सकता है। रूब्रिक दो प्रकार के होते हैं, एक समग्र और दूसरा है विश्लेषणात्मक रूब्रिक। तो पहला देखते हैं समग्र रूब्रिक। तो समग्र रूब्रिक कई अलग अलग मूल्यांकन मानदंडों को अलग करते हैं और उन्हें व्यापक रूप से संबोधित करते हैं। क्षैतिज मूल्यांकन रूब्रिक में शीर्ष अक्ष के ऐसे मान शामिल होते हैं जिन्हें संख्यात्मक रूप से या अक्षर ग्रेड द्वारा या साधारण से खराब या पेशेवर से शौकिया और इसी तरह के मतलब होते हैं कि पैमानों पर व्यक्त किया जा सकता है, जो समग्र रूब्रिक्स होते हैं। साइड अक्ष में प्रत्येक घटक के मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन मानदंड शामिल है। विश्लेषणात्मक रूब्रिक्स भिन्न घटकों के लिए अलग अलग भार भी दे सकते हैं। तो अगला देखते हैं सतत आकलन। तो सतत आकलन में देखते हैं क्या होता है। तो यह एक अंतराल पर लगातार होने वाले आकलन को सतत आकलन कहा जाता है। मतलब सतत आकलन किसे कहते हैं, तो एक निश्चित अंतराल पर लगातार होने वाले आकलन को सतत आकलन कहा जाता है। और जैसे प्रत्येक सप्ताह के अंत में होने वाले आकलन, वीकली टेस्ट, ये सब सतत आकलन होते हैं। और दूसरा है व्यापक आकलन। तो व्यापक आकलन क्या होता है, तो ऐसा आकलन जो किसी विषय वस्तु के संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोक्रियात्मक तीनों ही पक्षों पर फोकस करे। जैसे भूगोल की कक्षा में अगर हम पढ़ाते हैं कि पठार क्या है, तो यह एक संज्ञानात्मक है, क्योंकि संज्ञान पर आधारित है कि पठार क्या है और पठार कैसे बनते हैं। तो यह भावात्मक है, भावों से मतलब एक भाव है कि पठार कैसे बनते हैं। पठार का चित्र बनाए तो यह मनोक्रियात्मक हो गया, क्योंकि करके बनाया जाएगा तो ये मनोक्रियात्मक हो जाएगा। अगली जो टॉपिक है वो है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है, तो बच्चे के वर्ष भर के अलग अलग क्षेत्रों के प्रदर्शन के डॉक्यूमेंट या डाटा के संग्रह पर किया गया आकलन पोर्टफोलियो आकलन कहलाता है। दूसरा है योग्यता आधारित आकलन। तो योग्यता आधारित आकलन क्या है, किसी कक्षा या शिक्षण सत्र के बाद छात्र निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर पाया या नहीं, इसके लिए किया गया आकलन आधारित आकलन कहलाता है। मतलब किसी शिक्षण या कक्षा सत्र के बाद जो लक्ष्य निर्धारित हुआ होता है, वह लक्ष्य बालक प्राप्त कर पाया कि नहीं, इसके यह जानने के लिए किया गया आकलन ही योग्यता आधारित आकलन कहलाता है। 360 डिग्री का आकलन। तो देखते हैं 360 डिग्री का आकलन क्या होता है। तो इस आकलन की चर्चा एनईपी 2020 में की गई है। यह पारंपरिक आकलन से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसके शिक्षक के साथ छात्र का स्वयं का आकलन, सहपाठी आकलन, पीयर असाइनमेंट, माता पिता का आकलन एवं शैक्षिक तथा सहशैक्षिक सभी क्षेत्रों का आकलन शामिल होगा। इसीलिए इसे संपूर्ण या होलिस्टिक आकलन भी कहा जाता है। अगला है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा को देखते हैं। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है और यह संकल्पना कहाँ से शुरू होती है, आज हम इस पर गहराई से चर्चा करेंगे। तो समावेशी शिक्षा की परिभाषा पहले देखते हैं। तो समावेशी शिक्षा की परिभाषा में देखते हैं, समावेशी शिक्षा का अर्थ एक ऐसी शिक्षा से है
जहाँ सामान्य कक्षा में सामान्य बालक के साथ विशिष्ट बालक भी शिक्षा लेते हैं, लेकिन उन्हें उनकी जरूरत के अनुसार पूरक शिक्षा दी जाती है। वहीं पे देखते हैं विशिष्ट बालक किसे कहते हैं। तो ऐसा प्रत्येक बालक जो सामान्य बालक सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक, सामाजिक रूप से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन रखता है, उसे विशिष्ट बालक कहते हैं। और समावेशी कक्षा जो शिक्षा है उसके प्रमुख बिंदु क्या क्या है। तो समावेशन का अर्थ, समावेशन जो है वो अर्ध एवं पूर्ण दोनों हो सकता है, और समावेशन के पहले उस रिक्त गैप को भरा जाए तो उसे सामान्य बालक से अलग करती है। मतलब समावेशन जो है वह अर्ध भी हो सकता है और पूर्ण भी हो सकता है, और अगर समावेशन से पहले उस रिक्ति को भरा जाए तो बच्चे को सामान्य बालक से अलग करती है। अगला जो हेडिंग है वो है, अगली बिंदु में है, अर्थात समावेशी शिक्षा में कक्षा एवं स्कूल तो सामान्य होंगे लेकिन शिक्षण विधि विभेदित होगी। मतलब जो सामान्य और विशिष्ट दोनों एक ही कक्षा में बालक बैठेंगे तो उनकी कक्षाएं तो सामान्य होंगी, स्कूल सामान्य होंगे, लेकिन शिक्षण विधि अलग होगी, क्योंकि जो कुशाग्र बुद्धि के बालक होंगे उनके लिए प्रश्न अलग होंगे, और जो मतलब कम बुद्धि के होंगे उसमें कुछ विकलांग बच्चे भी होंगे, कुछ जैसे दृष्टिबाधित होंगे, कुछ श्रवण दोष से युक्त होंगे। तो इस सभी बच्चों के लिए अलग अलग शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। समावेशी शिक्षा के पक्ष में तर्क देखते हैं। समावेशी शिक्षा के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। पहला है सामाजिक, दूसरा है मानवतावादी, तीसरा है संवैधानिक और चौथा है मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक में है कि प्रथम मतलब प्रत्येक बच्चा सीखता है, चाहे बच्चा वह जिस भी श्रेणी का हो जरूर सीखता है, कुछ न कुछ सीखता है, इसलिए कहा गया कि प्रत्येक बच्चा सीखता है। समावेशी शिक्षा देखें तो विशिष्ट बालक शब्द का पहला प्रयोग क्रुशेंक ने किया, जबकि अधिगम अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द का पहले प्रयोग सैमुअल किर्क ने किया था। तो ये जो है विशिष्ट बालक शब्द का सबसे पहले प्रयोग क्रुशेंक महोदय ने किया था, और अधिगम अक्षमता का सैमुअल किर्क ने किया था। अगली हेडिंग है अपवंचित बालक। तो अपवंचित बालक किसे कहते हैं। तो बचपन में सुविधाओं से वंचित रह गया हो उसे अपवंचित बालक कहते हैं। जो बच्चा बचपन में सुविधाओं से या शिक्षा से या किसी भी क्षेत्र में किसी भी जरूरत के सामानों से अपवंचित रह गया हो उसे अपवंचित बालक कहेंगे। अपवंचन के कई प्रकार हो सकते हैं, संवेगात्मक, सामाजिक, पारिवारिक, शारीरिक और आर्थिक। तो अपवंचित बालक की शिक्षा देखते हैं। तो अपवंचित जो है उनकी शिक्षा है, इनकी संस्कृति का सम्मान करें, इनकी पृष्ठभूमि का पता लगाएं, इन्हें कक्षा में इन्हें अलग थलग न करें, उदाहरण इनसे जोड़कर भी दें। मतलब अपवंचित बालक में मतलब जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं, जो जनजातीय क्षेत्रों से होते हैं, तो हमें उनकी संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, और उनकी संस्कृति से, उनकी पृष्ठभूमि से जुड़ का पता लगाना चाहिए, और उनके ही समाज से जुड़ी हुई मतलब उदाहरण देकर हमें कक्षा में पढ़ाना चाहिए। प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं क्या है। तो देखते हैं, सीखने की तीव्र गति, तीव्र अनुकूलन, जिज्ञासु, उच्च IQ, बेहतर समस्या समाधान कौशल, बारीकी पर ध्यान देना और बेहतर शब्द भंडार। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी सीखने की बुद्धि जो होती है वो तीव्र होती है, वो तीव्र मतलब जल्दी कहीं भी किसी भी जगह अनुकूलन कर लेते हैं। वो जिज्ञासु होते हैं, उनकी IQ क्या होती है, उच्च होती है, वो समस्या समाधान को जल्दी कर लेते हैं, छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देते हैं और हर समस्या को सॉल्व कर लेते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा देखते हैं तो त्वरा संवर्धन कक्षोन्नति से होता है, अन्य क्षेत्रों में मुश्किल कार्य से, विशिष्ट विद्यालय से सामान्य विद्यालय में विशिष्ट कार्य करवा के, और अतिरिक्त विषयों में रुचि, अन्य छात्रों से मुश्किल कार्य देकर। इस तरह से प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा की व्यवस्था होती है। और सृजनशील बालक देखें तो कई बार मजाक के पात्र बन जाते हैं, हमेशा कुछ नया करते हैं
इसमें अपसारी चिंतन पाया जाता है, परंपरा तोड़ना चाहते हैं, ऐसा बालक कुछ अलग करना चाहता है। तो जो सृजनशील बालक होते हैं यही आगे चलकर वैज्ञानिक बनते हैं। जैसे कई वैज्ञानिक से होते हैं जो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं और रिसर्च करते हैं, तो वो समाज में मजाक के पात्र बन जाते हैं। कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ तोड़ फोड़ करके परंपराओं को तोड़ना चाहते हैं। तो इस तरह से सृजनशील बालक के गुण होते हैं। सृजनशीलता के तत्व, तो सृजनशीलता के 4 तत्व माने गए हैं: धारा प्रवाह, विविधता या लचीलापन, नवीनता या मौलिकता, व्याख्या या विस्तारण। ये सब सृजनशीलता के तत्व हैं। लक्षण में देखिए ये दृष्टिहीन बालक के क्या लक्षण हैं? तो आंखें मिचकाना, साफ न दिखाई देने की शिकायत करना, आंखें लाल होना, आंखों से पानी आना, बिल्कुल न देख पाना, ये सब दृष्टिहीन बालक के लक्षण हैं। और इनके उपाय क्या है? तो दृष्टिहीन बालक के जो जिन्हें कम दिखाई देता है उनके लिए उपाय है इनकी आंखों का इलाज कराएं। कोई अन्य व्यवस्था न होने पर उन्हें कक्षा में सबसे आगे बैठाएं ताकि वो मतलब कुछ देख पाए। इन्हें श्रव्य वाले ऐप दे सकें। जो दृष्टिबाधित बालक है उन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता है लेकिन कानों से अच्छी तरह सुनाई देता है, तो उन्हें सुनने वाला ऐप या श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराएं। इन्हें श्रव्य टेप भी दे सकते हैं। ब्रेल लिपि का प्रयोग कर सकते हैं। उन्हें ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाएं और 3D मॉडल का उपयोग करें। उनके शिक्षा दीक्षा के लिए 3D मॉडल का उपयोग करें। स्टेडिंग है श्रवण दोष वाले बालकों के क्या लक्षण है? तो कक्षा में कम सुनाई देने की शिकायत करना, कुछ बोलते समय एक कान पर उंगली रखना, कक्षा की बात सुनने के लिए बैठने के लिए जगह बदलना, बिल्कुल न सुन पाना, ये सब श्रवण दोष यानी कम सुनने वाले बालकों के लक्षण है। उपाय में देखें, कक्षा में इन्हें आगे बैठाएं ताकि वह टीचर के कहे हुए बातों को अच्छी तरह से सुन पाए। संकेत भाषा द्वारा सिखाएं। अगर वो बालक सुन नहीं पा रहा है तो उन्हें सांकेतिक भाषा का प्रयोग करें। इन्हें ऐसी जगह बैठाएं जहां से ये शिक्षिका के हाव भाव को देख सकें। दृश्य साधनों का प्रयोग करें। इन्हें स्वयं को संकेत भाषा द्वारा भी प्रकट करना सिखाएं और इलाज का भी सहारा लें। अगला हेडिंग है अधिगम अक्षमता। तो अधिगम अक्षमता क्या है? तो अधिगम अक्षमता शब्द का पहले प्रयोग सैमुअल किर्क ने किया था। अक्षमता का अर्थ क्षमता की कमी या क्षमता की पूर्ण अनुपस्थिति है, जैसे डिस्लेक्सिया और अलेक्सिया, ये सब अधिगम अक्षमता के कारण होते हैं। डिस्लेक्सिया, अपलेक्सिया। और अधिगम अक्षमता की विशेषताएं क्या हैं? तो अधिगम अक्षमता परिवर्तनशील होती है और धीरे धीरे अधिगम अक्षमताएं स्वतः खत्म होने लगती हैं क्योंकि अधिगम में परिपक्वता आने लगती है। जरूरी नहीं है कि अधिगम अक्षमता मध्य बुद्धि बालक में ही हो, यह प्रतिभाशाली बालकों में भी हो सकती है। अधिगम अक्षमता जो है वो मानसिक भी हो सकती है। ये अधिगम अक्षमता की विशेषताएं थी। अब देखते हैं सृजनशील बालकों की शिक्षा। तो जो सृजनशील बालक होते हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था कैसी हो? यह उम्मीद न करें कि सभी बच्चे एक जैसे उत्तर दें, क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग उत्तर देते हैं। सबका व्यक्तित्व अलग होता है, सबकी मानसिक बुद्धि अलग होती है, IQ अलग होता है। बच्चों को टूटी फूटी वस्तुओं से कुछ नया बनाने को कहें। अगर छात्र कुछ अलग कर रहा है तो इसे विकृति समझें। छात्र को ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए प्रेरित करें। एक ही प्रश्न को विविध प्रकार से हल करने के लिए सिखाएं ताकि वो नया सीख सके। और कुछ टैग वर्ड हैं जो मनोविज्ञान में स्टेट सीटेट या स्टेट इन सब चीज़ों में पेडागोजी में बहुत ही उपयोगी हैं। तो वो शब्द क्या हैं देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा, हमेशा बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर देना चाहिए। आंतरिक प्रेरणा, बालक को अंदर से प्रेरित करना चाहिए, करके सीखने पर बल देना चाहिए। अंतःक्रिया, विविधता, समावेशी शिक्षा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, अधिगम के लिए आकलन, पूर्व ज्ञान, त्रुटियां और भ्रम, असफलताएं, परिवर्तनशीलता या प्रगतिशील शिक्षा, लचीलापन और गतिशीलता, रचनावाद या सृजनशीलता, त्रुटि एवं प्रयास, समायोजन एवं अनुकूलन, अन्वेषण एवं खोज, ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। अब देखते हैं कुछ कीवर्ड जो बहुत ही जरूरी होते हैं। तो मानकीकृत परीक्षण होता है और वेधन और अभ्यास,
व्यक्तिगत भिन्नता में असमानता, बाह्य प्रेरणा, लालच, सिर्फ अंक लाने के लिए पढ़ना, व्याख्या विधि, योगात्मक आकलन, शिक्षण केंद्रित शिक्षा, रटंत अधिगम, फूट डालो और राज करो, ये निगेटिव कीवर्ड थे जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। आप हमको हमारी मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस सेशन का लाभ मिल सके। धन्यवाद।